Hello everyone, welcome back to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अपना 7th चैप्टर दैट इज द स्टडी ऑफ गैस लॉ स्टार्ट किया था। हमने गैसेस के बारे में चीज़ें पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, देखा था कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कैसा बिहेवियर वो शो करते हैं। और हमने एक चीज़ देखी थी कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है वो क्या करती है, गैसेस के हर तरह के बिहेवियर को हमें बताती है, समझाती है, हेल्प करती है उसमें। क्या हमने ये चीज़ पढ़ी थी कल? बिल्कुल पढ़ी थी। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है, आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होगा, मॉलिक्यूलर मोशन एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। जो भी सब्सटेंस आपके पास है उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन करते हैं, ठीक है, और उनका टेम्परेचर से क्या रिलेशनशिप है वो हम आज देखने वाले हैं। ओके, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम कोई भी सब्सटेंस अपने पास में, लाइक गैसेस की हमने बात की है चैप्टर के अंदर, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो मोशन होता है मॉलिक्यूल्स का वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी तो मैंने ऑलरेडी बता रखी है आप लोगों को। ओके, तो क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बोलता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी भी सब्सटेंस में जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली रैंडम मोशन करते हैं। ओके, क्या बताती है काइनेटिक थ्योरी कि आपके पास में यदि कोई सब्सटेंस गिवन है उसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कॉन्स्टेंटली रैंडम इधर उधर क्या करते हैं, मोशन करते हैं। वो मोशन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन मोशन के थ्रू वो क्या कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी पजेस कर लेते हैं। तो समझ में आया काइनेटिक थ्योरी क्या बताती है? ठीक है, अब देखो यदि हम बात करें टेम्परेचर की, किसकी बात करें हम, टेम्परेचर की, तो आपके पास में एक बीकर है, इसके अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जब जैसे ही हमने इस बीकर को स्टार्ट किया हीट करना, मतलब हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। तो जैसे ही हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, क्या होगा, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी पजेस करेंगे। ठीक है, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, टेम्परेचर आप किसी चीज को देते हो तो उसमें एनर्जी आ जाती है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर लेते हैं, एनर्जी को पजेस करते हैं। जैसे ही इनमें एनर्जी आती है ये ज़्यादा वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, इस तरीके से वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल, इस तरीके से वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट करके क्या करता है, ये मोशन करना स्टार्ट कर देता है। पहले यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच जाता है, फिर यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, इस तरीके से ये क्या करता है, मोशन करना शुरू कर देता है। तो समझ आया, जब आप किसी भी सब्सटेंस में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो उसकी क्या हो जाती है, मोशन में इंक्रीज हो जाता है। क्यों मोशन इंक्रीज होता है, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में क्या होता है, वो काइनेटिक एनर्जी पजेस करता है। काइनेटिक एनर्जी जैसे ही किसी मॉलिक्यूल में आई तो वो रेंडमली वाइब्रेट करेगा, और वाइब्रेट करने के बाद में क्या होता है, उसमें एनर्जी आ गई, वाइब्रेशन हुआ, और उसका मोशन क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज करने से। समझ आया टेम्परेचर से कैसे डिपेंड करता है? चलो, इसके अलावा यदि हम देखते हैं तो वाइस वर्सा बिल्कुल ट्रू होता है। यदि आप टेम्परेचर को जीरो कर दो, ठीक है, यदि आप टेम्परेचर कम कर दो तो कम हो जाता है, यदि टेम्परेचर अपन जीरो कर दें, क्या कर दिया हमने, टेम्परेचर को जीरो, जैसे ही आप टेम्परेचर को जीरो कर देते हो मॉलिक्यूलर मोशन होता है वो सीज हो जाता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मोशन क्या होता है, सीज हो जाता है, रुक जाता है। तो वो कंडीशन क्या है जिसपे मॉलिक्यूल क्या करते हैं, मोशन करना बंद कर देते हैं, सीज हो जाती है। तो कंडीशन क्या है, जब आप टेम्परेचर को जीरो कर दो, वही तो कंडीशन है। टेम्परेचर को जब जीरो करोगे तो मोशन क्या हो गया, सीज हो गया, मोशन रुक गया। हमने पढ़ा टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा मॉलिक्यूलर मोशन वैसे वैसे इंक्रीज होगा। उसी तरह है, यदि आप टेम्परेचर को जीरो कर देते हो तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मोशन बंद हो जाएगा, वो बंद कर देंगे मोशन करना मॉलिक्यूल्स, क्योंकि उनको कोई भी एनर्जी मिल ही नहीं रही है मोशन करने के लिए। ओके, समझ आया टेम्परेचर का रिलेशन? अब देखो क्या होता है, केल्विन स्केल आप सब लोगों ने पता होगा, केल्विन, ठीक है, टेम्परेचर किस में मेजर करते हैं, केल्विन के अंदर और सेल्सियस के अंदर। ठीक है, तो केल्विन एक स्केल होती है टेम्परेचर मेजरमेंट करने की।
जैसे डिग्री सेल्सियस स्केल होती है टेम्परेचर मेजर करने की, उसी तरह है केल्विन भी एक स्केल है जिसमें क्या किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। ओके, तो केल्विन के अंदर क्या होता है, यदि टेम्परेचर केल्विन स्केल पे 0 डिग्री है, ठीक है, 0 केल्विन है, टेम्परेचर 0 है, तो उसको हम क्या बोला जाता है, जब मोशन कंप्लीटली सीज हो जाता है, रुक जाता है। जस्ट अभी पढ़ा, जैसे ही आप टेम्परेचर 0 कर देते हो मॉलिक्यूल का मोशन सीज हो गया। इस कंडीशन को हम केल्विन स्केल पे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। ओके, एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन बोला जाता है। समझ आया किस कंडीशन को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, टेम्परेचर को जब केल्विन स्केल पे 0 हो जाता है उस टाइम पे मॉलिक्यूलर मोशन होता है, वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। ओके, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन इसको बोला जाता है। समझ आया, तो आपसे कभी टेम्परेचर 0 बोल दिया जाए या फिर आपसे एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन पे मॉलिक्यूलर का मोशन होता है या नहीं, तो आंसर आना चाहिए नहीं होता है, मॉलिक्यूल का मोशन रुक जाता है। क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट जीरो कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, जिसपे केल्विन स्केल पे टेम्परेचर क्या होता है, 0 होता है। आगे देखो, पढ़ते हैं अपन मॉलिक्यूलर मोशन एंड टेम्परेचर रिलेशनशिप। काइनेटिक थ्योरी मॉडल सजेस्ट दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन सो दे पजेस काइनेटिक एनर्जी। यही समझाया मैंने अभी आपको। आगे देखो, एज टेम्परेचर इंक्रीज मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज एंड वाइस वर्सा। टेम्परेचर इंक्रीज करते हो मॉलिक्यूलर मोशन इंक्रीज होता है, या इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे मॉलिक्यूलर मोशन डिक्रीज हो जाएगा। ओके, दिस सजेस्ट दैट व्हेन टेम्परेचर इज 0 मॉलिक्यूलर मोशन सीजेज। टेम्परेचर 0 होता है, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है। ओके, दिस फैक्ट इज अप्लाइड इन डिफाइनिंग स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड केल्विन स्केल। जस्ट मैंने बताया केल्विन स्केल क्या होता है, that temperature on the Kelvin scale at which molecular motion completely ceases is called absolute zero। ये आपको पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो पता होना चाहिए कि वो टेम्परेचर जिस पे केल्विन स्केल पे क्या हो जाता है, मॉलिक्यूलर मोशन सीज हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। ओके, समझ आया क्या होता है एब्सोल्यूट जीरो। ओके, चलो आगे देखते हैं। द टेम्परेचर लोअर देन एब्सोल्यूट जीरो इज नॉट पॉसिबल। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर होता है वो पॉसिबल नहीं होता है, सबको पता है जीरो टेम्परेचर ही पॉसिबल होता है, उससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। ओके, स्केल पे अभी। अब आगे देखते हैं रिलेशन। मैंने आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस 2 मेजरमेंट के बताए टेम्परेचर के, तो इन दोनों में कोई ना कोई रिलेशन भी होता है कन्वर्टिंग के लिए। केल्विन दिया हो और आपसे डिग्री सेल्सियस में आंसर पूछा है तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें कन्वर्टिंग आनी चाहिए कि हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। आई होप पता तो होगा, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब चीज़ें होती है, तो इनका कन्वर्जन भी हमें आता है। अलग अलग लेंथ को मेजर करने के हैं सेंटीमीटर और मीटर यूनिट्स, उसी तरह है केल्विन और डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर को मेजर करने की 2 अलग अलग यूनिट्स होती है। ओके, तो इसको कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट किया जाता है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, देखो क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, इससे क्या होता है, अपन चेंज कर सकते हैं केल्विन का, कोई भी अपन को दिया हुआ है उसको डिग्री सेल्सियस में या डिग्री सेल्सियस में दिए हुआ उसको केल्विन में चेंज किया जा सकता है। कैलकुलेशन पर्पज के लिए हम हमेशा 273 लेते हैं। ओके, 0.15 जो आगे है उसको कैलकुलेशन पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाता है। यदि आपको कोई क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है किसी भी टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में या फिर डिग्री सेल्सियस में दिए हुआ है केल्विन में कन्वर्ट करना है, ओके, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर 273 आप फटाफट लेके उसको कंप्लीट कर सकते हो। 0.5 लेना जरूरी नहीं है, ओनली कैलकुलेशन पर्पस के लिए, ठीक है। देखो स्टार भी लगा रखा है, फॉर कैलकुलेशन पर्पस इट इज टेकन एज 273। कैलकुलेशन पर्पस से हम 273 इसको क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। तो समझ आया,
कैसे चेंज करते हैं हम लोग? द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। समझ आ गया? केल्विन और डिग्री सेल्सियस में रिलेशन क्या होता है? केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, चलो, तो यहाँ तक था अपना टेम्परेचर के अंदर और मोलिकुलर मोशन के साथ क्या रिलेशनशिप शो करते हैं वो हमने देखा। तो क्या रिलेशनशिप है, हम डायरेक्टली पूछे तो टेम्परेचर मोलिकुलर मोशन के क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलिकुलर मोशन के। मतलब मोलिकुलर मोशन। ओके, तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मोलिकुलर मोशन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ऑलरेडी बता चुकी हूँ। डिक्रीज करोगे डिक्रीज हो जाएगा। ओके, तो केल्विन स्केल पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, केल्विन स्केल पे मोलिकुलर मोशन जिस टेम्परेचर पे सीज होता है उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, चलो आगे देखते हैं द गैस लॉज। अब हम धीरे धीरे गैस लॉ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो गैस लॉज क्या होता है? जनरली वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, गैस जो भी आपके पास में गिवन है उसका जितनी भी चीजें होती है रिलेटेड उसको समझाने के लिए 3 वेरिएबल्स यूज होंगे। वो 3 वेरिएबल्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। ओके, हम जो गैस लॉज पढ़ेंगे आगे चल के वो भी इन तीनों से रिलेटेड, वेरिएबल से रिलेटेड ही आएंगे। ठीक है, तो किसी भी गैस की आपको वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, वो गैस टेम्परेचर, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करती है, ये सब चीजें हमें 3 फैक्टर से पता चलेगी, प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, तो किसी भी गैस के बारे में हमें कुछ भी जानना हो तो वो 3 फैक्टर्स हमें बताएंगे, प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम। ठीक है, समझ आया? और ये 3 फैक्टर ही क्या करते हैं, किसी भी गैस का फिजिकल बिहेवियर हमें डिस्क्राइब करते हैं, हमें बताते हैं। ओके, तो 3 वेरिएबल हमें ध्यान रखने हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम आगे 3 लॉज भी पढ़ेंगे गैस के। ओके, तो यदि हमें पूछा जाए कि गैस का बिहेवियर कौन बता सकता है अच्छे से, तो क्या आंसर आना चाहिए? 3 वेरिएबल। कौन से? प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर हमें क्या बता सकते हैं? गैस के फिजिकल बिहेवियर के बारे में बता सकते हैं। ओके, समझे? चलो देखो, we have seen that the volume of given mass of a gas depends upon the temperature and pressure under which the gas exists। ये बात मैं प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ। किसी भी गिवन मास की यदि हमें वॉल्यूम बता करनी है, ठीक है, तो वो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और प्रेशर पे। टेम्परेचर इंक्रीज करते हो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है। समझ आया? चलो, यदि हमें पता करना हो किसी गैस की वॉल्यूम क्या है, जनरली यदि हमें गैस की वॉल्यूम के बारे में बोलेंगे तो गैस की वॉल्यूम हमें किसके इक्वल माननी है, लेनी है। तो गैस की वॉल्यूम क्या होती है? कोई भी कंटेनर हमने एक लिया, ठीक है, उसमें गैस फिल है, हमें उसकी वॉल्यूम निकालनी है। तो आपको क्या करना है, उस कंटेनर की वॉल्यूम को ही गैस का वॉल्यूम मानना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर गैस है, वो उसने क्या किया, कंटेनर को पूरा कवर कर लिया, कंटेनर में एग्जिस्ट कर रही है वो, तो वो पूरी फैल जाती है, जितना कंटेनर है उतनी में गैस। ठीक है, तो गैस ने क्या किया, कंटेनर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया उसमें फैल के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको एक कंटेनर बीकर नजर आ रहा होगा, इसके अंदर हमने गैस को डाला था, गैस ने क्या किया, पूरा ये बीकर का वॉल्यूम क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। तो जो गैस का वॉल्यूम है उसी को हम बीकर का वॉल्यूम, जो बीकर का वॉल्यूम है उसी को हम क्या बोल सकते हैं, गैस का वॉल्यूम। ओके, समझ आया? तो कभी भी गैस का वॉल्यूम लेना है तो वो जिस भी कंटेनर में, जिस भी चीज में है उसका हम वॉल्यूम मेजर करेंगे। ओके, समझ आया यहाँ तक? कोई डाउट किसी को? ओके, आगे देखो। As such, the physical behavior of gases can be described in terms of three variables: volume, temperature and pressure। आगे देखो, for a given volume of gas under given condition of temperature and pressure, a change in any one or more of the 3 variables will result in a change in remaining variables. The effect of such change have been generalized as the various gas law। ठीक है, एक वेरिएबल में यदि चेंज होता है तो वो दूसरा वेरिएबल से क्या होता है, रिलेटेबल होता है। कैसे होता है, क्या होता है, वो सब आगे जब लॉ पढ़ेंगे तब पता चलेगा।
हम आगे आएगा बॉयल्स लॉ पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ पढ़ेंगे। ये सब लॉ है वो इन तीनों वेरिएबल्स पे ही डिपेंड करते हैं, तीनों वेरिएबल्स के ही अकॉर्डिंग ये लॉ प्रेजेंट होते हैं। ओके, चलो आगे देखते हैं यूनिट्स। अब आप क्वेश्चंस करते हो तो उसमें यूनिट का बहुत बड़ा रोल होता है। यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए, उनको चेंज भी करना आना चाहिए, ठीक है। तो जनरली वॉल्यूम की कौन कौन सी यूनिट्स होती है आपको स्क्रीन पे विजिबल हो रही होगी, देखो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, या फिर वॉल्यूम की यूनिट कितनी कौन सी होती है, लीटर होती है, क्यूबिक डेसीमीटर होती है, क्यूबिक सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब ये चेंजिंग का देख लो, आपको पता होना चाहिए 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1000 ml होता है, और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये सारे मेजरमेंट्स पता होंगे तो आप फटाफट से क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें चेंजिंग करनी हो, यूनिट को कन्वर्ट करना हो तो कन्वर्ट कर सकते हैं। हम कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप लोगों को पता होना चाहिए 1 लीटर में कितने ml होते हैं। ओके, चलो अब प्रेशर की यूनिट देखो, यूनिट ऑफ प्रेशर एटमॉस्फेयर होता है, हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन मिलीमीटर, ठीक है, mmFHg बोलते हैं ना, mmFHg सुना होगा, सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, टॉर्सिलाई, पास्कल, बार, ये सब क्या होती है, प्रेशर्स की यूनिट होती है। ओके, ये देखो 1 स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू प्रेशर एक्सर्ट बाय एग्जैक्टली 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। यदि आप अच्छे से कन्वर्ट करना चाहते हो यूनिट को तो आपको ये सब चीज़ें आनी चाहिए। यदि याद नहीं है तो जब पता ही नहीं है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg होता है तो आप आगे कैसे निकालोगे, निकाल ही नहीं पाओगे कुछ चीज़। तो आपको यदि कन्वर्टिंग आनी चाहिए, और क्वेश्चंस में क्या होता है, आपके आगे क्वेश्चंस आएंगे, इनमें बुक के अंदर हो भी सकता है कन्वर्टिंग दी हो नहीं दी हो, लेकिन यदि दे दिया जाए और आपको दूसरी यूनिट में आंसर पूछा जाए तो हमें आना चाहिए। ओके, इसलिए हमें ये याद भी होना चाहिए। देखो 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर Hg इज इक्वल टू 760 mmHg इज इक्वल टू 760 टोर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 101.325 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार। ओके, एंड यूनिट ऑफ टेम्परेचर की 2 यूनिट्स होती है, केल्विन एंड डिग्री सेल्सियस। ओके, दोनों का रिलेशनशिप मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ओके, तो क्या अब आपका कोई भी मेजरमेंट दिया जाए आपको यूनिट का, आप दूसरी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो जो पूछी है, बिल्कुल कर सकते हैं ना, क्योंकि हमें ये चीज़ें पता है कि इसका क्या होता है, इक्वल जो भी होता है, ठीक है, तो हमें यूनिट्स भी पता चल गई। ओके, तो टेम्परेचर की यूनिट भी देख ली, प्रेशर भी देख लिया और वॉल्यूम भी देख ली, और ये 3 ही तो मेन वेरिएबल है जो हमारे क्या होंगे, काम आने वाले हैं आगे, इसीलिए हमने क्या किया है, इनको देखा है। ओके, आगे चलो दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं हम, प्रेशर एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप ऑफ केसेस, ठीक है। मैंने बोला था तीनों वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, तो अब जो अपना इम्पोर्टेंट है वो क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है वो हमें देखना है, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट बॉयल, ठीक है, कौन से साइंटिस्ट थे, रॉबर्ट बॉयल। उन्होंने फर्स्ट टाइम एक एक्सपेरिमेंट दिया, उस एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चला कि जो प्रेशर और वॉल्यूम होते हैं उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, क्या बोला मैंने, रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था कि प्रेशर और वॉल्यूम में एग्जैक्ट क्या रिलेशनशिप होता है, समझे। तो क्या एक्सपेरिमेंट दिया उन्होंने, देखो आपको यहाँ पे एक डायग्राम नजर आ रहा होगा, ठीक है, इस डायग्राम को अच्छे से देखना है आप लोगों को, ये डायग्राम नजर आ रहा है आपको, ठीक है। तो अब क्या किया, बॉयल थे रॉबर्ट बॉयल, उन्होंने ये इस तरीके की देखो फ्लास्क जैसी कीप ली, ठीक है। अब उसमें इन्होंने क्या किया, एयर को फिल किया, एयर को फिल किया, अच्छे से एयर डाल दी इसके अंदर और एयर को फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 2 ऐसी ली इन्होंने कीप टाइप, यू शेप की ट्यूब टाइप, ठीक है। उसमें एंड पे, ये एंड नजर आ रहा होगा आपको,
इस एंड पे उन्होंने क्या की, एयर को फिल किया, दबा के इसमें एयर फिल कर दी और क्या किया, उस पे एटमॉस्फेरिक साइड एंड में इस एंड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगने दिया। एटमॉस्फेयर जो प्रेशर एक्सर्ट करता है सब चीजों पे, वो नॉर्मल प्रेशर उस पे लगने दिया। जो सेकंड ट्यूब थी यू शेप की, उसमें भी इन्होंने क्या किया, इस एंड पे तो क्या किया, एयर को फिल कर दिया। अब इस एंड पे उन्होंने क्या किया, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लग ही रहा है, इसके साथ में उन्होंने मरकरी फिल करना स्टार्ट किया। ठीक है, मरकरी क्या करता है, प्रेशर लगाना स्टार्ट करता है। तो उन्होंने प्रेशर इंक्रीज करने के लिए मरकरी फिल करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो उन्होंने इस तरीके के 2 सेटअप्स लिए, एक के अंदर सिर्फ एयर को फिल किया और ऊपर एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाना शुरू किया। दूसरे में उन्होंने मरकरी को डालकर प्रेशर इंक्रीज करना शुरू किया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लग रहा है तो उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर बन नहीं रहा, एटमॉस्फेयर तो नॉर्मल प्रेशर लगाता है अपना, ठीक है, तो वो नॉर्मल प्रेशर था। तब जो वॉल्यूम थी गैस की वो जो थी उतनी ही थी जितनी ली होगी उन्होंने, ओके। लेकिन जो सेकंड अपने पास में सैंपल था, सेकंड जो ट्यूब थी, ठीक है, उसके अंदर क्या था, उन्होंने मरकरी फिल करके उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्या करना, लगाना स्टार्ट किया। एटमॉस्फेयर प्रेशर से भी एक्स्ट्रा प्रेशर उस पर लगाना स्टार्ट किया। तो जैसे ही वो एक्स्ट्रा प्रेशर लगना स्टार्ट हुआ तो इधर एंड पे जो एयर का वॉल्यूम था वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देखो साफ डायग्राम में नजर आ रहा है, इधर इतना ज्यादा वॉल्यूम था एयर का, ठीक है, और इधर देखो इतना कम वॉल्यूम हो गया एयर का। तो एयर का वॉल्यूम क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने क्या देखा कि जब आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ आया? फर्स्ट में तो नॉर्मल प्रेशर लग रहा था तो वॉल्यूम पे कोई असर नहीं हुआ। सेकंड जो अपने पास में ट्यूब थी उस पर आपने प्रेशर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज किया वॉल्यूम साइड में देखा तो डिक्रीज हो गई। तो इससे क्या पता चला कि जब भी हम किसी भी चीज पे प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ आया कैसे डिक्रीज होता है? गैसेस में भी हम देख सकते हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि गैसेस कंप्रेसेबल होती है, पढ़ा था प्रॉपर्टी। उसमें हमने क्या देखा था, एक बीकर के अंदर गैस थी, आपने इस पे पिस्टन लगा के इसको क्या किया, प्रेस करना स्टार्ट किया, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स पास पास आ गए और ये इस तरीके से क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। तो क्या वॉल्यूम भी डिक्रीज हुआ, पहले पूरा कंटेनर का वॉल्यूम था, बाद में डिक्रीज होके कम हो गया। ठीक है, तो जब आपने प्रेशर इंक्रीज किया, अप्लाई किया, तभी तो वो कम हुआ। एम आई राइट? समझ में आया? लिंक किया? ठीक है, तो समझे? तो क्या होता है, जब भी हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। समझे क्यों डिक्रीज होगी? देखा हमने। तो ये किसने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ किया कि प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है? रॉबर्ट बॉयल ने। और एक्सपेरिमेंट क्या था, अभी आपको मैंने समझा दिया है, इजी लैंग्वेज में हम समझ चुके हैं। ओके, चलो देखते हैं, पढ़ लेते क्या बोल रहे हैं। एक्सपेरिमेंट, Robert Boyle 1662 made a systemic study of the variation of volume or of a sample of a gas with pressure. He trapped a quantity of air in the closed end of a tube. Since the bore of the tube was uniform, the length of the air column gave the relative volume of air in the tube. Okay? आगे देखो, at any point the pressure on the air is equal to the atmospheric pressure plus the pressure due to the excess mercury column in the open end tube. By pouring mercury in tube, Boyle increased the pressure on the air and measured its volume under that pressure. Okay? Boyle thus obtained a set of data for the volume of a fixed mass of air under different pressure. ठीक है, डिफरेंट प्रेशर में उसने मेजर किया तो उसे पता चला कि जब प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो एयर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ आया? तो इस जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, मतलब जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, और इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, जब आप वॉल्यूम इंक्रीज करते हो तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। ओके, समझ आया? तो देखो
For a given mass of air at constant temperature, the following observation were made by him. First, the volume of air decreased with increasing pressure. देखा हमने वॉल्यूम ऑफ एयर डिक्रीज हो रहा है प्रेशर को इंक्रीज करने पे. सेकंड देखो, द प्रपोर्शन बाय विच द वॉल्यूम डिक्रीज और इंक्रीज इज द सेम बाय विच द प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज. मतलब ये क्या बोलना चाह रहा है कि जिस प्रपोर्शन से वॉल्यूम डिक्रीज या इंक्रीज होगी उसी प्रपोर्शन से प्रेशर भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है. मतलब आपने यदि 2 गुना प्रेशर डिक्रीज किया है, इंक्रीज किया है, तो 2 गुनी वॉल्यूम क्या होगी, डिक्रीज होगी. मतलब प्रपोर्शन सेम रहता है. यदि आपने 1 गुना प्रेशर को इंक्रीज किया है तो 1 गुना वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है. 10 गुना किया है तो 10 गुनी होने वाली. मतलब प्रपोर्शन सेम में होता है. जितना आप प्रेशर को बढ़ाते हो या घटाते हो उतनी ही वॉल्यूम बढ़ती या घटती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर. ठीक है, समझ आया. तो उसने क्या कंक्लूजन निकाले. ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट दिया था रॉबर्ट बॉयल ने. इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि प्रेशर और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप होता है. क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, समझ आया. प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी. ओके, अब इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग हमें एक लॉ देखना है, जो लॉ हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ. ओके, आई होप यहाँ तक सब स्टूडेंट को सब कुछ समझ आ गया होगा. यदि फिर भी किसी पोर्शन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें. तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए. थैंक यू.